नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है पटवारी, पलटन और पॉलिटिक्स। जी हां, प्रदेश की सियासत में इन दिनों सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि संगठन की भी चर्चा है। दरअसल कांग्रेस ने संगठन को फिर से खड़ा करने की जो कोशिश शुरू की है वो अब बहस का मुद्दा बन गई है। बीजेपी ने आंकड़े खोलते हुए कांग्रेस के जख्म उधेड़ दिए हैं। बीजेपी पूछ रही है जो पार्टी एक मीडिया टीम नहीं बना पाई, जिन्हें प्रदेश कार्यकारिणी बनाने में 10 महीने लग गए, वो मई तक पूरी कांग्रेस कैसे बना देंगे। वहीं सवालों की बौछार के बीच कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को 2028 में मात देंगे। खैर, पटवारी की पलटन को लेकर शुरू हुई सियासी संग्राम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। हम ये पूरा कार्यक्रम जो हमारा विजन का था उसकी पाइपलाइन हमने तैयार की है, जिसमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन 60 दिन में करना है। 60 दिन में हमारी मोहल्ला कांग्रेस कमेटी एक साथ पूरे प्रदेश में बनाना है। हमारा सारा स्ट्रक्चर्स जो कम ज्यादा है पूरे प्रदेश का एक साथ 60 दिन में कंप्लीशन करना है। जैसे ही जीतू पटवारी ने कांग्रेस में कायाकल्प की बात की तो प्रदेश की सियासत में तूफान उठ गया। दरअसल कांग्रेस में बदलाव की बयार है, लेकिन इस बयान पर सियासी पारा चढ़ने लगा है। जीतू पटवारी कांग्रेस को जमीनी स्तर से खड़ा करने निकले हैं, लेकिन बीजेपी सवालों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस की नीयत पर उसने हमला किया है और कहा है कि जिनको एक कार्यकारिणी बनाने में 10 महीने लग गए, वो अब कांग्रेस को मई तक नया बना देने की बात कर रहे हैं। मीडिया टीम 2 महीने से होल्ड पर है। इंदौर में अध्यक्ष 9 महीने से निलंबित है और कहते हैं कि नई कांग्रेस बनाएंगे। यानी बीजेपी ने आंकड़ों के तीर चलाए तो पुराने घावों को भी कुरेदा और कांग्रेस नेतृत्व को आड़े हाथों लिया। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी। वो कह रहे हैं कि 1 माह में पूरी कांग्रेस बदल देंगे, नई कांग्रेस खड़ी कर देंगे। मोहल्ला समिति, ग्राम पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, बूथ समिति, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। वही जीतू पटवारी जो 10 महीने में अपनी कार्यकारिणी बमुश्किल बना पाए। ये वही जीतू पटवारी जो अपने प्रवक्ताओं की सूची जारी करते हैं तो ऊपर से जब नेताओं का विरोध सामने आता है तो सूची को होल्ड पर कर देते हैं और आज तक वो सूची दोबारा जारी नहीं हो पाती। यह जीतू पटवारी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जैसे इनके हाथ में कोई जादुई छड़ी या अलाउद्दीन का चिराग हाथ में आ गया जिसको घुमा के चमत्कार कर देंगे। देखा जाए तो कांग्रेस संगठन में सर्जरी की तैयारी कर रही है। ऐसी अटकलें हैं कि जीतू पटवारी 50% जिला अध्यक्ष बदलने वाले हैं। बीजेपी की तरह पन्ना प्रमुख का ढांचा भी कांग्रेस अपना सकती है। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कहा है कि जो बदलाव दिख रहे हैं वो बीजेपी की घबराहट का कारण बन चुके हैं। और क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, जरा वो भी सुनिए। जीतू पटवारी जी का सशक्त नेतृत्व लगातार मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहा है और जनता लगातार जुड़ती जा रही है। उनके सतत दौरे लगातार हो रहे हैं और जिस तरीके से संगठन वर्ष जो 2025 है उसमें संगठन का विस्तार भी लगातार हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ये खैर करे कि उसे 2028 में एक जबरदस्त हार देखने को मिलेगी। पटवारी की पलटन पर शुरू हुई ये पॉलिटिक्स सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकेगी। आने वाले वक्त में कांग्रेस क्या नया गढ़ पाती है और बीजेपी को कितनी चुनौती वो दे पाएगी, ये तो सवाल बने ही हुए हैं। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान मिले करीब 1.5 साल हो गए हैं। ऐसे में अभी तक उनकी पलटन तैयार नहीं हो सकी है। वो कब तैयार होगी, कब नई रणनीति बनेगी, कब उस पर काम होगा, क्या 2028 तक कांग्रेस इसमें ही उलझी रहेगी? खैर, इनके जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। लेकिन फिलहाल बयानों के तीर दोनों ओर से चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, महज 1 महीने में जीतू पटवारी संगठन का कायाकल्प कैसे कर पाएंगे? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस की नई टीम बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर पाएगी? तीसरा सवाल,
कांग्रेस ने संगठन मजबूत करने जो रणनीति बनाई है, क्या वो जमीन पर दिखेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी, प्रदेश कांग्रेस सचिव डॉक्टर विक्रम चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और विक्रम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने बीजेपी को सुन लिया, वो कह रहे हैं 10 महीने लग गए आपको अपनी कार्यकारिणी बनाने में। मीडिया की टीम आपने बनाई, होल्ड करना पड़ी, जो अब तक होल्ड है। जिलों में अध्यक्ष आप बना नहीं पा रहे और दावे कर रहे हैं 60 दिन में कायाकल्प कर लेंगे, मोहल्ला कमेटी तक बना लेंगे। कौन सा चिराग हाथ में लग गए जीतू पटवारी के, बता दीजिए। ऐसा नहीं है, हम सतत काम कर रहे हैं। जब हम कोई समय योजना जब जारी करते हैं तो उसका मतलब है कि ये अंतिम बात हम कर रहे हैं कि 60 दिन शेष रह गए। इसके पहले हम लगातार काम कर रहे हैं। और फिर देखिए, कांग्रेस तो अपनी जगह है, हमको भाजपा चलाने के लिए भी लोग तैयार करके भेजना पड़ते हैं। नरेंद्र सलूजा जी को देख लीजिए, इनके पास सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक में जो पूरा जो सिस्टम है वो कांग्रेस के प्रशिक्षित लोग ही चला रहे हैं। इनके पास अपना तो कोई ढांचा है नहीं है, अपने लोग ये तैयार कर नहीं पाए हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि भाजपा जो अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, आज पूरा भाजपा का संगठन शिथिल है इस अपेक्षा में कि प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा, फिर वो अपनी नई तैयारियां करेगा। तो हमारे कांग्रेस से गए प्रवक्ता और नेता सब पूरा संगठन वहां संभाल रहे हैं। तो भाजपा को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि खुद कितने मजबूत है, जो दूसरों की मजबूती की चिंता कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जब जीतू पटवारी जी प्रदेश में दौरे करते हैं तो उनको बड़े मात्रा में स्वागत सत्कार देखने को मिल रहे हैं। बड़ा जन सैलाब आता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास। हमने भी जो पिछले 2 चुनाव लड़े थे उसमें लगभग 100% का स्ट्राइक रेट था। एक चुनाव में हमने 1 लाख वोट कवर किए हैं। तो जो आंकड़े हैं, जो जन समर्थन है, जो जन समूह जो हमारे पास आता है, आज मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनको सरकारी तंत्र पर निर्भर होना पड़ता है कि वहां भीड़ कैसे आए। तो जनता हमारे साथ है, संगठन जो है वो बनाना नहीं है। बस जब वो चुनाव आते हैं तब नहीं दिखती है जनता आपके साथ, बाकी समय तो दिखती है। नहीं, बिल्कुल दिखती है। लेकिन आधा दर्जन जिले आपके खाली पड़े हैं। रायसेन में 1.5 साल से आप अध्यक्ष नहीं चुन पाए। आप सुन तो लीजिए, ब्रजेश, बात क्या है कि चुन नहीं पाए हैं। हम एक नए तरीके का एक नया सिस्टम बना रहे हैं। अब हमने जो शुरुआत की है वो नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं। हम जिलाध्यक्ष तो आज घोषित कर देंगे, लेकिन हमारा पहला टारगेट जो है वो मोहल्ला समिति बनाना है और ग्राम समिति बनाना है। उसमें हमें देर लग रही है। बाकी जो ऊपर की समितियां हैं वो तो बनी बनाई रखी, सिर्फ जारी करने की आवश्यकता है। लेकिन जो पहला फोकस है वो नीचे है। और देखिए, हमारे पास भ्रष्टाचार से कमाया गया अकूत धन संपदा तो है नहीं है। हम थोड़े थोड़े संसाधन इकट्ठे करते हैं कि ईमानदार पार्टी रहे हैं वर्षों से। अब आप देखिए 100 करोड़ के इनके ऑफिस बन रहे हैं। खरीदना पड़ता है क्या, पेमेंट करना पड़ता है कि भाई हम आपको ये तो पेमेंट दे रहे हैं? भाई आपकी नियुक्ति करना आपका कार्यकर्ता है, उसमें पैसा कहाँ से आ गया? विक्रम जी बताइए। चलिए आपके पास पैसा नहीं है, मान लिया, बड़े ईमानदार हैं आप, तो आपको जिला अध्यक्ष चुनने के लिए कहाँ से पैसा चाहिए? आपको मोहल्ला समिति का अध्यक्ष चुनने के लिए कहाँ से पैसा चाहिए भाई? इसमें आप सुन तो लो। आप मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए पैसा कितना और कहाँ कहाँ लगता है ये तो भाजपा से बेहतर कौन बताएगा? अमित शाह इसके आप कह रहे हैं तो आप बताइए ना कि हाँ भाई हमको मोहल्ला समिति में चुनने में पैसा लगता है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम एक ईमानदार पार्टी हैं। हमारे पास 100 200 करोड़ के मान ली ना भाई, ईमानदार हो आप। नियुक्ति में ईमानदारी कहाँ से आ गई? मेरा सवाल तो ये था ना, हम तो नियुक्ति पे बात कर रहे हैं। ईमानदारी इसमें आती है कि जो संसाधन लगते हैं हमारे पास, वो संसाधनों की कमी है। हम कार्यकर्ताओं के दिए हुए चंदे से जिला अध्यक्षों ने भी एआईसीसी की बैठक हुई थी, उसमें कहा था कि साहब हमें संसाधन उपलब्ध नहीं करा रहे, आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है कि जो सक्षम हो आर्थिक रूप से, ताकि आयोजन कर सकें। ऐसी कुछ वजह है क्या? नहीं, देखिए, पैसे पर राजनीति नहीं चलती है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो जरूरतें पड़ती हैं जब कार्यकर्ता आता जाता है। पलट रहे, मैं थोड़ी नहीं पलट रहा हूं। बिल्कुल नहीं पलट रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के पास जितनी अकूत धन संपदा है, एक नंबर में उनके पास 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा है। तो वो क्या नियुक्ति ऐसे करते हैं, पैसे दे देते हैं कि जिलाध्यक्ष बना रहे हैं, लो आप 10 लाख हमारा जिलाध्यक्ष बन जाओ? अरे सर, पैसे की कहाँ जरूरत आ गई भाई? यहाँ तो निष्ठावान कार्यकर्ता की बात हो रही है, नियुक्ति की बात हो रही है, आप भ्रष्टाचार पे चले गए। चलिए जवाब ले लेता हूँ मैं गुंजन जी से। गुंजन जी, वो कह रहे हैं हमने तो इतने कार्यकर्ता सक्षम किए हैं कि बीजेपी में चला रहे हैं, वो बीजेपी में भेजना पड़े हमें, सलूजा से लेकर केंद्र तक। तो हमारी चिंता मत करिए, हम तो अपना संगठन बना लेंगे, नीचे से मजबूत कर रहे हैं।
ब्रजेश जी, बहुत ही हास्यप्रद बात की आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने, विक्रम चौधरी जी ने। निंदनीय के साथ साथ मैं हास्यप्रद इसलिए कहूंगी क्योंकि जिस पैसों का ये जिक्र कर रहे थे, ये अपनी मंशा दर्शा रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस के नेताओं का चाल क्या है, चरित्र क्या है और चेहरा क्या है। तो चेहरा इनके पास बचते नहीं है, ये खुद ही कबूलते हैं कि इनके नेता सारे, इनके प्रवक्ता सारे भाजपा में आ जाते हैं। तो सवाल पहले अपने आप से पूछिए कि क्यों आ जाते हैं वो, क्योंकि वो भ्रष्टाचार युक्त जो पार्टी है, परिवार युक्त जो पार्टी है, उस कांग्रेस को छोड़ते हैं और रीति नीति के साथ चलने वाली भाजपा में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये सवाल उन्हें पूछना चाहिए। पैसों का इन्होंने जिक्र किया तो जवाब इनके जीतू पटवारी जी की भाषा में ही दूंगी। ये वही जीतू पटवारी जी हैं जिन्होंने नर्मदापुरम में अधिकारियों के लिए इतने असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके कहा था कि हर एक अधिकारी, लेकिन गुंजन जी वो तो चाल चेहरे की बात ही नहीं करते ना। गुंजन जी वो तो बात आप करती हैं चाल चेहरे चरित्र की। प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहा है, ये वही जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता का कांग्रेस पार्टी है जिसने महिला के विरोध में अपना चरित्र दर्शाया, इमरती देवी में रस ढूंढने का काम किया, अधिकारियों के विरोध में। अरे तो वो नियुक्ति कर देंगे ना, वो कह रहे हैं 60 दिन में कर देंगे, तो क्या दिक्कत है? या डर इस बात का है कि बिना संगठन, जिसको आप कहते हैं ना, नहीं गुंजन जी जो आप खुद कहती है, आपकी पार्टी कहती है ना चाल है, ना चेहरा है, ना चरित्र है, ना संगठन है उनके पास, आपके पास सब कुछ है, इसके बावजूद भी 2018 में आपको मात दे देते हैं। बातें खत्म करते हैं। हमें याद है कमलनाथ जी का वो कार्यकाल याद मत दिलाइए जनता को विक्रम जी। अरे आप किस मुद्दे पे चली हैं? भ्रष्टाचार पर। सौरभ शर्मा का कार्यकाल सब देख रहे हैं, क्या छापा पड़ा, नरेंद्र यादव का कार्यकाल सब देख रहे हैं, गुंजन जी, विक्रम जी मुद्दे पर आइए प्लीज। मैं सिर्फ उनके संगठन की बात कर रहा हूँ। विक्रम जी प्लीज, ठीक है, आपने जितना बोला था उन्होंने जवाब दे दिया। गुंजन जी 2018 में उनके पास संगठन नहीं था, ना चाल था, ना चेहरे थे, ना चरित्र था, फिर भी आपको मात दे दी। या इसी बात से डर लग रहा है कि जीतू पटवारी यदि मोहल्ला समिति खड़ी कर देंगे तो जब उनके पास संगठन नहीं था तब मात दे दी, यदि थोड़ा बहुत संगठन खड़ा कर लिया तो न जाने आपका क्या होगा, या जो वो कह रहे हैं 2028 में आपको मात दे देंगे। वही जीतू पटवारी है जिसमें 29 की 29 सीट पे कमल खिला है, जिनकी अध्यक्षता में और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा है। ये वही जीतू पटवारी है जिनकी अध्यक्षता में कमलनाथ जी गायब दिखे मध्य प्रदेश से, दिग्विजय सिंह जी गायब दिखे मध्य प्रदेश से, प्रवक्ताओं ने कुर्सी मार राजनीति की है, जूता मार राजनीति की है। अरे क्या छुपा है मीडिया से और जनता जनार्दन से। आज विक्रम चौधरी जी, मैं तो आपसे पूछती हूँ, आप अभी सलूजा जी का नाम ले रहे थे, आप कब आ रहे हैं भाजपा में? क्योंकि आपकी भी बहुत जल्द वही हाल होना है। ये कांग्रेस है, यहाँ पे ये एक ही परिवार में उलझे रह जाएंगे और हर अच्छे अब देखिए ब्रजेश जी, इनके पास अब आदमी नहीं है, देखो कि खुले आम आमंत्रण दे रहे हैं। अब आप इनका संगठन देख लीजिए, इनके पास समाज निर्माण पे आइए, भ्रष्टाचार से बाहर आइए, गांधी परिवार आप बताइए। तो गुंजन जी क्या बोल रहे हैं? वो तो केंद्रीय गृह मंत्री बोल चुके हैं कि जिसको आना है आजाद, दरवाजे खुले हैं, बीजेपी ने तो खोल रखे हैं अभी भी। हम समाज निर्माण का काम कर रहे हैं, हम देश के अच्छा, नरेंद्र यादव जैसे डॉक्टर पैदा करके समाज निर्माण होता है, वो बीजेपी का नहीं है ना भाई। 2047 में काम करने तो समाज का तो है, समाज में देखिए, समाज में तो बहुत सारी बुराइयां हैं ना। आज भी देखिए, तो समाज जो है सत्ता का आईना भी दिखाता है। सत्ता करेंगे जो महिला विरोधी है, जो आदिवासी विरोधी है, जो अधिकारी विरोधी है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, ठीक है विक्रम जी, लौटूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा। लेकिन राणा जी क्या जीतू पटवारी वाकई में 60 दिन में अपनी मोहल्ला तक की समितियां गठित कर पाएंगे और चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? क्योंकि कांग्रेस में संभव नहीं है कि यदि वो मीडिया की टीम बनाते हैं तो होल्ड करना पड़ती है, कोई एक बैठक लेते हैं तो कमलनाथ उस बैठक में कह देते हैं एजेंडा तय करना चाहिए कुछ और, वो कहते हैं कि मुझसे पूछा नहीं जा रहा है, नियुक्तियां हो रही हैं, तो क्या ये संभव है? देखिए ब्रजेश भाई, जीतू पटवारी की जब चर्चा करते हैं तो हमें उनका एक बहुत ही सुपरहिट डायलॉग याद आता है कि पार्टी गई तेल लेने है। तो जो अपनी पार्टी के बारे में सार्वजनिक तौर पर ही बोल सकता है, उससे ये उम्मीद कैसे कर ले कि 60 दिन में वो एकदम चमत्कार कर देंगे। और वो चमत्कार भी कब करना चाहते हैं? जब गुजरात में 86वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके बाद में उनको याद आ रही कि सारी समितियां गठित कर देंगे। हालत यह है कि कांग्रेस में उमंग सिंगार का अलग रास्ता है, नेता प्रतिपक्ष का, जीतू पटवारी का अलग रास्ता है, दिग्विजय सिंह का अलग रास्ता है, कमलनाथ का अलग रास्ता है।
तो ये सारे जब बड़े ही एक नहीं हो रहे हैं, तो ये जीतू पटवारी से कैसे उम्मीद कर लें कि वो 60 दिन में सारी समितियां गठित कर लेंगे और कांग्रेस में नया खून भर देंगे और ऊर्जावान बना देंगे उसे। मुझे तो इसमें थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। तो फिर बीजेपी को चिंतित होने की क्या जरूरत है? लेकिन जब उनके पास संगठन नहीं था, जो सवाल मैंने बीजेपी से भी किया, राणा जी 2018 में मात दे देते हैं, संगठन की क्या जरूरत है जी? वो तो आंदोलन से उपजी पार्टी है ना। देखिए, बीजेपी की एक बात की तो मैं भी तारीफ करूंगा और आप भी उसको सहमत होंगे कि बीजेपी 24 घंटे 365 दिन एक्शन मोड में रहती है, जो कि कांग्रेस में ही रहती है। कांग्रेस में तो जब ऊपर से फरमान आता है कि मीटिंग करना है, धरना देना है, तो कांग्रेस ही इकट्ठा होते हैं। उसमें भी एक गुट इकट्ठा होता है, दूसरा गुट छुट्टी पे चले जाता है, तीर्थ यात्रा पे चले जाता है या शामिल नहीं होता है। तो ऐसे में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और गुटों में बटे होने का फायदा यदि बीजेपी को नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस का तो इसमें नुकसान ही हो रहा है। अब रही बात बीजेपी की, जो कह रही है कि 60 दिन में ये समितियां गठित कर लेंगे, इसमें बड़ा वो दिखता है, कोई संभावना नहीं दिखती। तो मेरे को भी याद आ रहा है कि वीडी शर्मा जी का तो कार्यकाल शायद खत्म हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का। नड्डा जी का भी चयन होना है, नड्डा जी का भी चयन होना है। तो पता नहीं कि बीजेपी को ऐसा क्या है कि ये तो सब मतलब ऐसा कांग्रेस का आरोप रहता है कि इनके जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और, लेकिन अब तो उनका नया डायलॉग आ गया ना राणा जी, वो कह रहे हैं हमें तो करोड़ों में से चुनना है और आप लोगों को तो 4-5 लोगों में से चुनना है। तो आसान 4-5 चुनना ज्यादा है कि करोड़ों में से चुनना एक ज्यादा है? ब्रिजेश भाई, करोड़ों की बात करें तो मुझे एक वो कांड भी याद आ रहा है, सौरभ शर्मा वाला कांड भी याद आ रहा है। कौन सा मिस कॉल सही वाला था, कौन सा फर्जी मिस कॉल था? तो जो फर्जी मिस कॉल वाले ज्यादा मिल रहे हैं कि ये नंबर पे तो आदमी नहीं है। लेकिन राणा जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है विक्रम जी, कि उन्हें असंभव लग रहा है क्योंकि सबकी अलग अलग राह है। दिग्विजय सिंह की अलग राह है, कमलनाथ की राह अलग है, और नेता प्रतिपक्ष जिन युवाओं को बागडोर सौंपी है वो भी एक राह पर नहीं चल रहा है, एक मार्ग पर नहीं चल रहा है। तो ऐसे कैसे चमत्कार कर देंगे? संभव नहीं लग रहा उनको, भरोसा नहीं हो रहा है। ब्रजेश जी देखिए, गुटबाजी की मैं बात करूं तो मैं आपको भाजपा के आज अनेक गुट गिना सकता हूं, लेकिन ये निरर्थक है। जहां राजनीति होती है वहां कुछ ना कुछ खेमेबंदी लामबंदी होती है, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। विक्रम जी, भाजपा में अनुशासन का डंडा बहुत कटीला है। नरोत्तम मिश्रा की छटपटाहट देख लीजिए आप भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह की लड़ाई। लेकिन विक्रम जी, वहाँ पे उन्होंने तेल मिला के आरएसएस का डंडा रखा हुआ है, अनुशासन नाम का, तो नहीं लगती है, वो कुछ नहीं कर पाते, कार्यक्रम निरस्त हो जाता है। लेकिन विक्रम जी, वो विषय नहीं है, विषय ये है आपके अनुशासन नहीं, उनके अनुशासन में चुप हो जाते हैं सब। जो आरएसएस का जो डंडा जो आप बोलते रहते हो ना, उसको तेल मिला के रखा उन्होंने। राजनीति है वहाँ, कुर्ता फाड़ राजनीति। उधर जो है व्यक्तित्व को, उनके यहाँ व्यक्तित्व की समाप्ति, लोकसभा चुनाव, आप सुनिए मेरी बात, उनके यहाँ एक शर्त है कि जब तक व्यक्तित्व की समाप्ति ना हो जाए, जब तक उनके दिमाग ऊपर से खाली ना हो जाए, तब तक वो आरएसएस का पका हुआ आदमी बीजेपी में नहीं भेजते हैं। जिसका दिमाग खाली है, जिसको कुछ सोच समझ नहीं है, वो बेचारे जैसे हाँकते हैं तो वैसा हाँक जाते हैं। हमारे यहाँ जो है नेतृत्व है, धुरंधर नेता है। ऐसा मत बोलिए, बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, नहीं बिल्कुल मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। ऐसा मत बोलिए, मतलब अच्छे शब्दों में मैं उसको कहूंगा। नहीं विक्रम, देखिए ब्रजेश जी, एक रेजिमेंट, गुंजन जी आ जाने दीजिए उनकी बात। गुंजन जी, विक्रम जी, एक सवाल है मेरा कि जो आरएसएस को मानता है उनका भी दिमाग खाली हो जाता है क्या? उनकी तारीफ करता है क्या? नहीं, आप इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना में। आरएसएस को मानने वालों का भी दिमाग खाली है? आप मेरी बात तो सुनिए, जवाब तो दीजिए ना। आपने कहा खाली दिमाग वालों को भेजते हैं, तो फिर प्रणब मुखर्जी गए थे उनके कार्यक्रम में, नेहरू जी ने उनको परेड में शामिल कराया था, तो इनका दिमाग तो ठीक था ना? ब्रजेश जी, जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में बने हुए प्रवक्ता हैं। नहीं ब्रजेश जी, ये आपके चैनल पे ये 2 या 3 बार बात आ चुकी है, मैं इसको स्पष्ट कर दूं प्लीज। ब्रजेश जी, गुंजन जी आ जाने दीजिए, एक बार मुझे स्पष्ट करने दीजिए। गुंजन जी मेरे को बोल लेने दीजिए। अरे गुंजन जी बोल लेने दीजिए, गुंजन जी बोल लेने दीजिए। आपकी बौखलाहट, आपकी कमजोरी, आपकी बौखलाहट बता रही है, लेकिन आप मेरी बोलने दीजिए। आप मेरे को बोलने तो दीजिए और सामर्थ्य। आप तो जाने दीजिए गुंजन जी, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। आपसे भी मुझे जवाब चाहिए कि आप क्या गुटबाजी नहीं है क्या? ठीक है। अरे गुंजन जी देखिए, निंदनीय बातें नहीं करती, मैं एक प्रतिष्ठित चैनल। चलिए मैं बोल दूं, मैं फिर बोल लीजिएगा।
मैं ये कह रहा था ब्रजेश जी, एक बार एक बात आती है कि स्वतंत्रता दिवस की परेड में आरएसएस को बुलाया था। वो 1962 का वाकया है, जब चाइना ने युद्ध हमला किया था। उस वर्ष जो है हमारी गणतंत्र दिवस की परेड को स्थगित कर दिया था। तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी वो अपने स्तर पे उन्होंने परेड निकाली थी, तो उसमें आरएसएस का भी एक दल था। आप ये भूल जाइए कि नेहरू जी ने बुलाया था, भारत सरकार ने उसको आमंत्रण दिया था, उसकी पृष्ठभूमि मैंने स्पष्ट कर दी। अब मैं आता हूं, जो आरएसएस की बात है वो एक रेजिमेंटेशन होता है, समरूपीकरण होता है कि वहां ठोक बजा के हर आदमी को एक जैसा बना दिया जाता है, जिसको हम और सती भाषा में कहें तो भेड़ जैसे होते हैं कि एक भेड़ जहां चल जाती है तो सारी भेड़ उसके पीछे चली जाती है। और उसी आरएसएस से डरते रहते हैं आप। आपका अहमदाबाद अधिवेशन हुआ, आपकी प्रस्तावना में आरएसएस दिखा, मुझे तो फिर क्या डरना है उससे जिसमें दिमाग ही नहीं है? सड़क पे देखी, आप मुझे बताइए, डॉक्टर नरेंद्र यादव के खिलाफ आरएसएस खड़ा होता है, कभी किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आरएसएस खड़ा हुआ, नक्सल घोटाले के खिलाफ भ्रष्टाचार खड़ा हुआ, व्यापम के खिलाफ भ्रष्टाचार खड़ा, अरे 2G 3G सारा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था और आपकी सत्ता नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री। अरे तो फिर आप क्या करोगे? आप उनको तो आप तो कहते हो बीजेपी उनका संगठन है, आप तो वो आरएसएस उनके लिए काम करें, आपके लिए काम करें। आरोप से क्या होता है? यहाँ तो खुलेआम देखिए सड़कों पे सोना भाई, खुलेआम नहीं होता ना भाई। आप ये बताइए, आप कहते हो बीजेपी के साथ है आरएसएस, तो क्या बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेगी वो? जब 2G घोटाला हुआ, 3G घोटाला हुआ तो आरएसएस दिखी सड़क पर। चलिए अब गुंजन जी से जवाब लेते हो, समय नहीं है। ठीक है, हम लोग सड़कों पर रहते हैं, कभी आरएसएस दिखाई नहीं देती। चलिए ठीक है। गुंजन जी, राणा जी ने एक और सवाल उठाया था कि आप चाल चेहरे की बात करते हैं, अनुशासन है आपकी पार्टी में, आप अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं, आप में भी गुटबाजी है आपके यहाँ भी। अस्पतालों, ठीक है, आप जवाब ले, समय नहीं है। ठीक है, ब्रिजेश किससे जवाब? देखिए, आज मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है जिस तरीके की बातें हास्यप्रद और इतनी अपमानजनक बातें जितना कर रहे हैं। आपने टोक के बोल दिया ना, जो मैंने सवाल का जवाब दीजिए, समय नहीं है। अरे आप क्यों नहीं चुन पा रहे अध्यक्ष? जीतू पटवारी की तरह इन्हें बात भी करना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने जीतू पटवारी का कितने बार नाम लिया। अरे अपने लोगों का नाम लीजिए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा धन्यवाद, हमसे ज्यादा जीतू पटवारी का आपने नाम लिया। अब आप कांग्रेस में आ जाइए, आपको ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के नाम मालूम है। अरे आपको ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वो अपनी पलटन तैयार कर लेंगे, वो भी 60 दिन में। भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन यदि जीतू पटवारी ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस खड़ी हुई नजर आएगी, सड़क पर नजर आएगी और हो सकता है सदन में भी नजर आए। हालांकि इस पर आशंकाओं के बादल छाए हुए हैं, उम्मीद नहीं है या संभावना नजर नहीं आ रही लोगों को, चाहे वो पत्रकार हों चाहे नेता हों। लेकिन कांग्रेस कह रही है और जीतू पटवारी पहले भी दावे करते रहे। अब देखना यह होगा कि वो इस दावे पर कितना खरा उतरते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।